Prime Time News at 9. नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। आज हम आपको प्राइम टाइम में दो बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे, जिसमें सबसे पहली खबर है रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, जिसमें पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। नापाक साजिशों को लेकर आरोप लगाया गया है, केमिकल वेपन की बात कही गई है। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे बगदादी के खत्म होते साम्राज्य की। सबसे पहले आप बात करते हैं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की। पाकिस्तान की नापाक साजिशों के खिलाफ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। पर्रिकर ने कहा कि हमें यह आशंका है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। वहां से मिली स्थानीय लोगों की तस्वीरों को देखकर हमें पता लगा कि वहां के लोगों के शरीर पर अजीब तरह के चकत्ते हैं, जो केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की आशंका को जाहिर करते हैं। केमिकल हथियार से क्या अंजाम हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। अपने वरिष्ठ सहयोगी और मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं। यह रिपोर्ट देखिए। भारत को पाकिस्तान से हमेशा ही खतरा रहा है। हमारी सीमाओं पर पाक की नजर हमेशा ही टेढ़ी रही है। भारत में अपना कब्जा जमाने के लिए पाक ने 3 बार हम पर हमला किया और हर बार हमारे बहादुर सैनिकों ने पाक को हराकर उसको उसकी औकात दिखा दी। लेकिन पिछले महीने पाकिस्तान की शाहबाज कलंदर की दरगाह पर हुए फिदायनी हमले से बौखलाए पाक ने अफगानिस्तान में आतंकियों को मारने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। इसी बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आशंका जताई है कि इन हमलों में पाकिस्तान जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है उसमें केमिकल हथियार भी हो सकते हैं। उनके इस बयान के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान और उत्तरी हिस्सों से आई ऐसी कई रिपोर्ट और तस्वीरें हैं जिसमें वहां के स्थानीय लोगों के शरीर पर चकत्ते या किसी तरह के केमिकल वेपन्स के प्रभाव नजर आ रहे हैं। उनकी ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। पर्रिकर ने दावा किया कि देश किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हम पर न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल हमले का खतरा ना भी हो, मगर भविष्य में ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर देश के रक्षा मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं तो इसके क्या मायने हो सकते हैं। पाकिस्तान की आदत और नीति से हम सभी वाकिफ हैं। अभी तक पाक भारत में आतंक फैलाने के लिए आतंकियों को पनाह देने के साथ ही उनकी सुरक्षा भी करता रहा है और आज भी कर रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान की दरगाह पर फिदायनी हमला हुआ तो पाक अंदर तक दहल गया। भारत में आतंक फैलाने वाला पाक इस हमले के बाद इस कदर बौखला गया कि ISIS की जिम्मेदारी लेने के बाद भी उसने अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में पाक आतंकियों के खिलाफ केमिकल हथियार भी इस्तेमाल कर रहा है। सुनैना सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी। अब आइए आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा क्या कुछ है। Reports which are coming from the southern parts of Afghanistan and northern parts, where I have seen photographs of local population suffering from blisters and some chemical weapons. While at this moment I have no confirmation on the matter, but the photographs were quite distressing, and we should be prepared for any kind of warfare. While we hope that nothing like this happens, but preparedness has to be there. So these are two major steps: the medicines, preventive measures, in the personal
protection, group protection for the troop, and in case of some infection or some interface between the contamination and the human being, then the required medicine. So both the equipment BMP-2 modified as well as the medicines is a great help. And I'm very hopeful that this weapon locating radar, Swati, it could be one of a great equipment for the armed forces to ensure that our adversaries don't use artillery fire against us. Because the capacity of detecting artillery fire from enemies in range of 50 kilometers, that means virtually all the artillery could be tracked down, and if it is integrated with fire control system, within a fraction of minute or maybe a minute's time, a countermeasure could be taken, thereby destroying the artillery which is firing at our place. So LOC, if it is devoid of any heavy artillery fire in near future, you can be very sure that Swati has gone and done its function properly. तो साफ तौर से रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें तैयार रहना चाहिए। वी शुड, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब साफ है कि हमें तैयार रहना चाहिए। प्रिपरेशन हमारी तैयार होनी चाहिए, वहां पर हमें पहले से ही तैयार रहने की ज़रूरत है। आपको ये भी बता दें कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारत के पास बेहद उम्दा हथियार हैं, जो कि पाकिस्तान को खाक में मिलाने के लिए काफ़ी हैं। वो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना को डीआरडीओ के बनाए गए 3 प्रोडक्ट सौंपे गए हैं। यह अपने आप में बड़ी बात है। रेडार स्वाति, इसमें वेपन लोकेटिंग रेडार स्वाति है, जो दुश्मन के हथियारों का पता करता है, लगाकर उन्हें तबाह करने के लिए गाइड करने का काम करेगी, जो कि रक्षा मंत्री ने अपने बयान में भी इसका जिक्र किया था। एनबीसी रेकी व्हीकल में यह न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों की मौजूदगी का पता लगाने वाला वाहन है। तो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल तीनों ही हथियारों की मौजूदगी का पता लगाने वाला ये वाहन है। एनबीसी मेडिकल किट, ये किट न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और साथ ही केमिकल हथियारों के प्रभाव से बचाने वाली दवाएं हैं, जो सेना को सौंपी गई हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि देश की भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा देश पर न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल हमले का खतरा ना भी हो, मगर भविष्य में हम ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से हमें तैयार रहने की जरूरत है। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के इस बयान को भी समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस बयान को जो दिया है वो कितना खास है, क्या उसके मायने हैं। हमारे साथ दिवाकर विक्रम सिंह जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जुड़े हैं। साथ ही ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ है। आप दोनों का स्वागत है प्राइम टाइम में। अनिल गुप्ता साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, जब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ये कहते हैं कि हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं तमाम इलाकों से अफगानिस्तान के, और ऐसा लग रहा है कि वहां पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस बयान के क्या मायने समझे जाए, ये किस ओर इशारा करते हैं? अनिल गुप्ता साहब, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? नहीं, मैंने आपने जो सवाल पूछा वो मेरे पास नहीं आया है। जी अनिल गुप्ता साहब, मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां के जो लोग हैं उनके शरीर पर एक अलग तरह के चकत्ते देखने को मिल रहे हैं, यानी कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। तो इस बयान के क्या मायने हैं और किस दिशा में यह बयान दिया गया होगा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की ओर से? देखिए, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को काफी देर से शक है कि पाकिस्तान खुफिया तौर से केमिकल वेपन्स बना रहा है, और ये जो शक है ये इस बुनियाद पर है कि पाकिस्तान ऐसी केमिकल्स इंपोर्ट कर रहा है जो कि उसकी डोमेस्टिक केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि केमिकल वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो काफी देर तक शक रहा है, और अभी कुछ शक जो है वो असलियत में बदल रहा है, जो कि खबरें आ रही हैं अफगानिस्तान और नॉर्दर्न एरिया से। तो रक्षा मंत्री का जो बयान है
वो इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान के पास ऐसी काबिलियत हो सकती है और हमें उससे पूरी तरह निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें सक्षम रहना चाहिए। बिल्कुल, तो सक्षम रहने की बात है। दिवाकर जी भी आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। जी दिवाकर जी। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सूचना मिली, रक्षा मंत्री का ये बयान देना, एक सार्वजनिक बयान देना, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये खतरा कहीं ना कहीं भारत पे मंडराता हुआ देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया ताकि पाकिस्तान सचेत हो? नहीं, बिल्कुल, आपकी मैंने जैसे कहा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को शक था और अब ये जो इनपुट्स मिल रहे हैं उससे ये शक हकीकत में बदलता नजर आ रहा है और इसलिए पूरे देश को एक किस्म की चेतावनी दी है रक्षा मंत्री ने और चेतावनी देने के साथ साथ देश को भरोसा भी दिलाया है कि हम इससे लड़ने के लिए या इससे जुझने के लिए तैयार हैं। सर, आप सेना में बहुत दिन काम कर चुके हैं, आपको इसका अनुभव है। पाकिस्तान ने इन केमिकल हथियारों का इस्तेमाल अपनी सेना के द्वारा करवाया या वो जिहादी फोर्सेस जो वहां पे सक्रिय हैं उनके द्वारा अफगानिस्तान की सीमा पे कराया? ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे कई परतें खुलेंगी। देखिए, जहां तक जिहादियों का सवाल है, जिहादी जो हैं वो केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करते आए हैं। पहले इजराइल के खिलाफ हमास ने किया, उसी तरह से जापान के अंदर जब सबवे के अंदर अटैक हुआ था तो वहां का एक इंटीग्रल अपना जो वहां का लोकल दहशतगर्द ग्रुप था जापान का, उन्होंने इस्तेमाल किया। अल कायदा ने किया जी। आईसिस ने जो है, जो कि अभी बगदादी का आईसिस ग्रुप है, उसने सीरिया में, इराक में, कुर्दिस्तान में और अमेरिकी फौजों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। और पहले अमेरिका एक किस्म का रूस ये काफी देर तक ब्लेम करता रहा पाकिस्तान को कि जब दहशतगर्द थे वहां शुरू में, तो जब रूस अफगानिस्तान के अंदर आया था तो दहशतगर्दों को केमिकल वेपन्स देकर पाकिस्तान ने भेजा था, वो भी वहां पे रहा है। और एक बारी एक इल्जाम जो है वो भारत ने भी लगाया था, भारतीय प्रेस में भी आया था कि 1987 में शायद पाकिस्तानी सेना ने जो है वो हमारे सियाचिन में हमारी फौजों के खिलाफ केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरह से शक जो है वो रहा है और मुझे जो लगता है खासकर जब अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है, ये दोनों का काम हो सकता है, दहशतगर्दों का भी काम हो सकता है, लेकिन ज्यादा मेरे को लगता है कि सेना का है, क्योंकि अभी हाल ही में जो कराची सिंध के अंदर अटैक हुआ था मस्जिद के ऊपर, उसके बाद जो एक किस्म का ऑफेंसिव लॉन्च किया है दहशतगर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान बॉर्डर में, और जहां पे उन्होंने क्लेम किया कि एक ही दिन में उन्होंने 125 दहशतगर्द मार दिए। तो मुझे लगता है कि ये, क्योंकि ये एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इस तरह से अदरवाइज ऐसे एक साथ एक लोगों को मारना इतना आसान नहीं होता है, तो ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, केमिकल वेपन, शायद इसका इस्तेमाल किया गया हो पाकिस्तानी फौज द्वारा। लेकिन सर, जो खबरें आ रही, जो तस्वीरें अभी आप स्क्रीन पर हमारे देखेंगे, उसमें बहुत ज्यादा बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब शिकार बने हैं, कहीं ना कहीं जो है उससे मासूम मारे गए हैं। तो अफगानिस्तान को एक तरह से पाकिस्तान जो है अपना प्रयोगशाला बना रहा है हथियारों के निर्माण के, उसमें ये मुद्दा आप इसीलिए इनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं। ये स्पेसिफिक टारगेट्स के इस्तेमाल नहीं इस्तेमाल की जाती हैं। और एक तो कौमों के खिलाफ तो इस्तेमाल की ही जाती हैं, इनका एक दूसरा बहुत बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि ये वहां पर एक किस्म का भुखमरी भी फैला सकते हैं। डिफोलिएंट्स को इस्तेमाल करके वहां के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कैटल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिस तरह की बीमारी के साथ साथ वहां पर भुखमरी भी फैल सके। तो ये एक बहुत डेंजरस चीज है। और अगर सिविलियंस के ऊपर अटैक किया गया है तो ये तो इसे तो फिर पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर जो है केमिकल वेपन की जो इंस्पेक्शन टीम है यूएन की, उनको भेजना पड़ेगा, जैसे इराक के अंदर किया गया था। और इससे पहले कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक न्यूसेंस बन जाए, उसको रोकना पड़ेगा। दिवाकर जी, अब आप किस तरह से इसको समझ रहे हैं, क्योंकि जो सचेत करने की बात है, क्या ये बयान जो दिया गया है ये पाकिस्तान को सचेत करने के लिए ही दिया गया है, जिसमें साफ तौर से ताकि पाकिस्तान को ये पता लगे कि आप जो हरकतें कर रहे हैं दूसरे देशों में वो हमें पता है और इसको लेकर हम पूरी तैयारी भी कर रहे हैं ताकि हमारे साथ आप वो ना कर पाएं जो आप प्रयोगशाला बना रहे हैं अफगानिस्तान और दूसरे देशों को अपने आसपास के?
स्वप्नेश, इसका जवाब देने से पहले इसीलिए मैंने ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी से 3 सवाल किए, चूँकि वो रक्षा विशेषज्ञ हैं और बॉर्डर पर तैनात रहे हैं और उनका एक अपना अनुभव रहा है। मेरा अपना मानना है कि जो अभी बुल्ले शाह के दरगाह पर जो विस्फोट हुआ और IS जिस तरह से पाकिस्तान में सक्रिय है, उसके बाद पाकिस्तान की सेना और वहाँ के जिहादी तत्व, माफ करिएगा, वो जिहादी तत्व जो कश्मीर के मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं पाकिस्तान की सेना के साथ, कहीं न कहीं पाकिस्तान के आर्मी के हिसाब से काम करते हैं। वो एक दोनों मिल करके अफगानिस्तान, जहां की एक निरीह जनता है जो अपने आप को एक तरह से तैयार कर रहा है एक देश के रूप में, वहां के मासूमों के खिलाफ अगर ये हथियार प्रयोग किए गए हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ अब इससे ज्यादा सबूत पूरी दुनिया के लिए क्या होना चाहिए? ये अमेरिका को भी सोचना होगा, फ्रांस को भी सोचना होगा, ब्रिटेन को भी सोचना होगा, पूरे यूरोप को सोचना होगा। ऐसे में इस प्रमाण को पर्रिकर द्वारा कही गई बात, ये बात, दूसरा पहलू है कि भारत उस खतरे के लिए तैयार है, भारत तैयार रहेगा ही, क्योंकि निश्चित रूप से जो भी परेशानी पाकिस्तान पैदा करता है वो भारत के खिलाफ करता है। लेकिन अब वो उसने एक देश को प्रयोगशाला भी बना दिया, बिल्कुल, और उससे मासूम मारे जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। अगर हमारे रक्षा मंत्री की ये बात है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। और इराक से ज्यादा बदमाशी पाकिस्तान कर रहा है, सद्दाम हुसैन से ज्यादा वहां के रणनीतिकार, वहां के प्रधानमंत्री अब उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब पूरे विश्व जनमत को इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। तो विश्व जनमत को एक साथ खड़ा होना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या विश्व के तमाम देश अपने अपने जो उनके निजी स्वार्थ हैं उनको भुलाकर सामने आएंगे और पाकिस्तान को लेकर किसी तरह की कार्रवाई कर पाएंगे? अनिल गुप्ता साहब, क्या आपको लगता है? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर था, उसको काबू करना आसान था। पाकिस्तान के अंदर 3 पावर सेंटर्स ऑफ पावर हैं, फौज है, सिविल है और दहशतगर्द हैं। इनको काबू कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर ये हकीकत है जो अफगानिस्तान में हुआ है, तो जल्द अज जल्द बिना देरी किए इंटरनेशनल कम्युनिटी को और यूएनओ को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी तो चाहिए, यही तो बात है ना कि करनी चाहिए, लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं जो दूसरे देश हैं उनके निजी स्वार्थ सामने आते हैं। फिर पाकिस्तान का कोई समर्थन करता हुआ नजर आता है, कोई इनडायरेक्टली समर्थन करता है और उस वजह से जो कार्रवाई होनी होती है वो अटक जाती है। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रफुल्ल बख्शी साहब, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। और सबसे पहले सर मैं आपसे बस यही समझना चाहूंगा, क्योंकि आप नजदीक से देखते हैं इन चीजों को, जो ये केमिकल वेपन की बात हो रही है जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं, और उस पर रक्षा मंत्री के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या यह पाकिस्तान को सचेत करने के लिए रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि आप जो कर रहे हैं हमें पता है और हम इसके लिए तैयार हैं? देखिए, कहनी और कथनी में बड़ा फर्क होता है जी। केमिकल वेपन्स की तैयारी का मतलब क्या है? न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर की तैयारी एक तैयारी सिर्फ फौज के लिए नहीं होती। तो आपको केमिकल वेपन से प्रोटेक्ट करना होगा अपनी सिविल पॉपुलेशन को। आपने कौन से कदम उठाए हैं अपनी सिविल पॉपुलेशन को केमिकल वेपन से प्रोटेक्ट करने के लिए और बायोलॉजिकल वेपन से प्रोटेक्ट करने के लिए? एक भी कदम नहीं उठाया है। ये सिर्फ आप भ्रम में हैं। ना न्यूक्लियर, ना केमिकल, ना बायोलॉजिकल वेपन से हमारी प्रोटेक्शन नहीं है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, बायोलॉजिकल केमिकल वेपन हो सकता है, पर अगर हम सोचते हैं कि हम अपनी हजारों और लाखों संख्या के अपने सिविलियंस को और अपनी जनता को बचा सकेंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हमने ये कोई कदम उठाया ही नहीं है। हमारे पास ना ही कोई मेडिसिनल फैसिलिटीज है, न हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर फैसिलिटीज है, ना हमारे पब्लिक ने इस बात की रिहर्सल करी है सिविल डिफेंस की तरफ से। ये आप बिल्कुल, हम भ्रम में हैं। भ्रम में हैं। आपने प्रफुल्ल बख्शी साहब बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट यहां पर रखा है कि ये कथनी और करनी में अगर अंतर है और अगर हमें भ्रम की स्थिति में रखा जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है एक देश के रूप में, हमारे लिए भी। आप हमारे साथ बने रहिए सर, मैं आपसे और भी सवालों पर जवाब चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी आपसे सवाल करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट कर आ रहे हैं, चर्चा इसी पर जारी है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के जनमत का जो सवाल था उसका जवाब क्या आपने दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। आज के जनमत का सवाल था, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय क्या तालिबान के रास्ते पर जा रहा है? क्या यह विश्वविद्यालय तालिबान बनता चला जा रहा है? हाँ में आप लोगों ने जवाब दिया है। 94% लोगों ने हाँ में इसका जवाब दिया है सीधे तौर पर, और 6% लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ 6% लोगों ने नहीं कहा। इसका मतलब जो जनमत है वो ये बन रहा है कि तालिबान के रास्ते पर है जामिया मिलिया इस्लामिया। वहां के प्रशासन को और वहां के जो प्रोफेसर्स हैं उन्हें भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि जनमत क्या है। तो हम लगातार इसी पर बात कर रहे थे, केमिकल हथियारों को लेकर बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान केमिकल हथियार अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया। प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर जी उनसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। दिवाकर जी, सवाल। प्रफुल्ल जी, रक्षा मंत्री पर्रिकर ने हमारी जो तैयारी है केमिकल हथियारों के इस्तेमाल करने के बाद उसका आज बाकायदा जिक्र किया है, तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमारी कोई तैयारी ही नहीं है। प्रफुल्ल जी, क्या आपको मेरी आवाज जा रही है? लगता है चलिए, शायद प्रफुल्ल जी से हमारा संपर्क टूट गया। अनिल गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अनिल जी। देखिए, मैं भी प्रफुल्ल जी ने जो कहा उससे सहमत नहीं हूं। शायद वो गुस्से में कह गए हैं। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जी, इसको सिविलियन पॉपुलेशन को बचाने के लिए उसकी तरफ तैयारी है। हमारे पास अर्ली वार्निंग इक्विपमेंट है, जैसे उन्होंने रडार्स का, वेपनरी रडार्स का जिक्र किया, और भी हमारे पास अर्ली वार्निंग डिटेक्शन इक्विपमेंट है। और साथ ही साथ हमारे पास काउंटर बम्बार्डमेंट या उसको न्यूट्रलाइज करने के भी है। साथ ही साथ हमारी जो नेशनल न्यूक्लियर बायोलॉजिकल काउंटर वॉरफेयर डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो भी तैयार है। मेडिकल टीम्स तैयार की गई हैं, बाकायदा उनकी रिहर्सल्स की जाती है। तो ये कहना कि हम तैयार नहीं है, मैं कहूंगा कि ये अतिशयोक्ति है। हाँ, और ये एग्जैजरेट किया है थोड़ा सा। प्रफुल्ल बख्शी साहब ने एग्जैजरेट कर दिया इस बात को कि वो तैयारी नहीं है, अतिशयोक्ति हो ही गई। अगर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की बात की पुष्टि हो जाती है तो केमिकल हथियार से केवल भारत को ही नहीं, दुनिया के बाकी देशों को भी खतरा हो सकता है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कि किस तरह के खतरे का सामना हमें आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है अगर केमिकल वेपन्स की बात सच है तो। क्या पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ जंग में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है? अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी खतरे की घंटी है। यूएनओ ने केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी है। केमिकल हथियारों का रिएक्शन भी परमाणु हथियारों के जैसा ही होता है, लेकिन इस पाबंदी के बाद भी अगर पाक इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है तो ये भारत के लिए गंभीर विषय है। हालांकि इस परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना को डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 3 प्रोडक्ट सौंपे गए हैं जो इन हथियारों के खिलाफ काम करेंगे। वहीं पाकिस्तान आतंकियों को भारत में हमले करने की ट्रेनिंग देने के साथ ही हथियार भी देता है। अगर किसी दिन पाक सेना ने आतंकियों को ये केमिकल हथियार सौंप दिए तो इसका क्या अंजाम होगा, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। पाकिस्तान की नीयत पर भारत ही नहीं अमेरिका को भी शक रहता है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि मुझे ये सोचकर नींद नहीं आती कि पाक सेना परमाणु हथियार आतंकवादियों को न सौंप दे। बराक ओबामा की इस आशंका से पता चलता है कि पाक की नीयत पर किसी भी देश को भरोसा नहीं है। इसलिए केमिकल हथियारों की रिपोर्ट पर हमें और सचेत होने की जरूरत है। सुनैना सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
अब आइए आपको ये भी बताते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि केमिकल हथियारों का इस्तेमाल और दूसरे देशों में पहले ही किस तरह से हो चुका है, उस पर भी एक नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे इन तमाम चीज़ों की। देखिए, इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुर्द लोगों को सबक सिखाने के लिए, सद्दाम हुसैन की बात है, उनको सबक सिखाने के लिए केमिकल हथियारों का प्रयोग किया था। ये केमिकल हथियारों के इस्तेमाल को हम आपको बता रहे हैं। 16 मार्च 1988 को सद्दाम ने हल्जा के लोगों पर जहरीली गैस छोड़ दी थी। इस केमिकल हथियार से 5000 से ज्यादा के लोगों के मरने की पुष्टि हुई थी। तो हुसैन ने यह हमला इसलिए किया था क्योंकि ईरान इराक युद्ध के अंतिम दिनों में हल्जा के लोगों ने ईरान की फौज के आगे बढ़ने पर खुशी को जता दिया था, खुशी जताई थी। हल्जा की हवा में अभी भी मस्टर्ड गैस अभी भी मौजूद है। देखिए इसका कितने लंबे समय तक असर रहता है और इसका असर वहां पर रहने वाले लोगों पर अभी भी देखा जा सकता है। इतना लंबा समय बीत चुका है, उसके बावजूद भी अभी भी वहां के लोगों पर इसका साफ साफ असर देखा जाता है। इसके बाद अमेरिका और 38 देशों के गठबंधन ने 1991 में इराक पर हमला किया था। इस जंग में अकेले अमेरिका के 4,25,000 सैनिक और 28 देशों के 6,70,000 सैनिक शामिल किए गए थे। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने केमिकल हथियार इस्तेमाल किए थे। इस्लामिक स्टेट के जिहादियों के खिलाफ 2014-15 में इन हथियारों का प्रयोग किया गया था और ये बात सामने है। तो केमिकल हथियारों का ये वार है जो इससे पहले देखने को मिला है। अब हम इसी पर बात करेंगे। जो दूसरी बात सामने आ रही है कि केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कितना खतरनाक है। दिवाकर जी, अगर ये बात सच है, अगर इस बात में सच्चाई है कि वहां पर केमिकल वेपन जो है पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, तो भारत को किस तरह की तैयारियां करने की जरूरत है? क्योंकि हम तैयार तो हैं, ये रक्षा मंत्री ने तो कह दिया, लेकिन किस तरह की तैयारी की और भी जरूरत है? क्या जागरूक करने की जरूरत है लोगों को? जब केमिकल वेपन की बात आती है तो ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये है क्या चीज, किस तरह का वेपन है कि इतना बड़ा असर डाल सकती है। देखिए, अगर इस तरह के वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा और अगर वो प्रयोग कर ही दिया गया तो उसका असर तो पड़ेगा जी। लेकिन उससे बचने के उपाय जो मैक्सिमम हो सकते हैं और उससे जो मिनिमम नुकसान हो सकता है उसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं। बट सवाल ये है स्वप्नेश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसा देश जो तमाम वो प्रयोग कर रहा है, जो उसकी सेना कर रही है, वहां की एक कथित लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार ऐसे चीजों को इस्तेमाल करने की इजाजत दे रही है, हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि आज प्रयोगशाला बना है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कल अगर भारत के सीमांत राज्य पंजाब हुआ, कश्मीर हुआ, राजस्थान हुआ, और जैसा कि अभी ब्रिगेडियर साहब से भी मैं इस पर सवाल करना चाहूंगा कि केमिकल हथियार अगर प्रयोग किए जा रहे हैं तो उसकी मारक क्षमता क्या हो सकती है? वो किस हथियार के द्वारा उसको भारत के ज्यादा अंदर के क्षेत्रों तक भेजा जा सकता है या सीमांत क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है? क्योंकि इस पर भी हमें तैयारी रखनी होगी और इसी के संदर्भ में, इसी के परिप्रेक्ष्य में हमें यह भी समझना होगा कि वहां के लोग इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल के बाद होने वाली समस्याओं से रूबरू हो सकें। यही सबसे अच्छी ट्रेनिंग है, मेरा ऐसा मानना है। जी, सबसे अच्छी ट्रेनिंग ये है। अनिल गुप्ता साहब, मैं आपके पास आऊं इससे पहले बीडी मिश्रा साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। बीडी मिश्रा साहब, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान को, जो उन्होंने कहा है कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें तैयार रहने की जरूरत है, इस पर आप किस तरह से देखते हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, आपने उनका पूरा लेक्चर नहीं सुना और ना तो पूरा आर्मी चीफ का लेक्चर सुना। ये केमिकल बायोलॉजिकल जो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स, ये दुनिया में हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये यूज हुए थे और ये मुमकिन है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो पश्चिम में, पूरब में, उत्तर में ऐसे शक्तियों से घिरा है, ऐसे ताकतों से घिरा है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, केमिकल वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन है और जो भारत के ऊपर कई बार हमला कर चुके हैं जी। तो ये तैयारी आवश्यक है। पर्रिकर साहब ने ये कहा कि यह तैयारी आवश्यक है, इसको करना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा वार होगी या नहीं होगी यह नहीं पता है,
लेकिन तैयार रहना वार के लिए आवश्यक है, ये उन्होंने कहा। और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। ये भारत में जो हम लोग फौज में रहे हैं, मेरी कमीशन हुई थी 1961 में, और उसके बाद जब हम लोगों की सर्विस तकरीबन 5-6 साल की थी, तब भी हमारे यहाँ पैम्फलेट होता था न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजिकल वारफेयर। तो ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, बीडी मिश्रा साहब, आपने जो बात कही कि पूरा नहीं सुना, पूरा सुना है, और उसमें यही सामने आ रहा है कि हमें तैयार रहने की जरूरत है। यह बात तो हर कोई मान रहा है कि केमिकल वेपन्स हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है, जिस तरह से अफगानिस्तान को प्रयोगशाला बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल है। जब अफगानिस्तान पर इस्तेमाल हो सकता है तो भारत कितनी दूर है? क्या भारत पर भी इस तरह से पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है? इस तरह का सवाल सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स में भी इस तरह की चिंता जताई जा रही है। ये सवाल है मेरा। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो आपका ये सवाल है, ये बड़ा रूडिमेंट्री सवाल है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वो अफगानिस्तान पर नहीं इस्तेमाल किए होता तो भी हमको तैयार रहने की जरूरत है। क्योंकि हमारी जो वारफेयर की हिस्ट्री है, जो हमारी नेशनल एनिमोसिटी हमको फेस करनी पड़ रही है, जो हमको फॉरेन एनिमोसिटी फेस करनी पड़ रही है, उतनी इंटेंस है कि आपको तैयार होना ही पड़ेगा, होना चाहिए। अगर नहीं आप होते हैं तो आपकी ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और मिलिट्री भूल होगी। तो ये जो हो रहा है, ये बहुत ही करेक्ट बात है। और ये हर इंटेंसिटी में टू फुलेस्ट और परफेक्शन पर होना पड़ेगा। सर, हमें तैयारी करनी क्या चाहिए? एक आम नागरिक को इसके बारे में किस तरह की जानकारी देनी चाहिए, और हमें किस तरह से तैयार रहना चाहिए? एक सरकार के रूप में एक प्रशासन को किस तरह से तैयार रहना चाहिए, सेना को किस तरह से तैयार रहना चाहिए? क्योंकि इससे जुड़ा दूसरा पहलू है कि केमिकल हथियार न सिर्फ आर्मी वहां के इस्तेमाल कर सकती है, बल्कि वो जिहादी तत्व जो भारत के खिलाफ सरगर्म है, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आज के 15 साल पहले लिफाफों में एक ऐसा एलिमेंट आता था पोस्ट के जरिए, जिसको खोलने पर कुछ ऐसे उसमें केमिकल्स थे जो कि बड़े हानिकारक थे, और वो एक एपिडेमिक हो गया था। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि यही नहीं, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जहां तक केमिकल का सवाल है, जब श्रीलंका में IPKF गई थी तो वहां कुएं में साइनाइड डाल दिया था LTT के लोगों ने। तो ये हर लेवल पर, हर फील्ड में नागरिकों के लिए भी इसकी शिक्षा आवश्यक है। इसका प्रचार प्रसार, लिटरेचर, न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब में इस पर चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि लोग अलर्ट रहें। दूसरा, आर्मी के लिए, चूंकि आर्मी इसमें हिस्सा लेगी, आर्मी के ऊपर पहला अटैक भी हो सकता है। आर्मी को ऐसे ग्राउंड पर जाना पड़ सकता है जहां पर इनका यूज हुआ हो या होने वाला हो। तो उनको तो ऐसी गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, पोशाक, वेपन सिस्टम ये देने होंगे। लेकिन इसकी जिज्ञासा होनी चाहिए सिविल में, और इसका पूरा उनको पूरी सूचना होनी चाहिए। ठीक है, आवश्यक है, पूरी सूचना होनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बीडी मिश्रा साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि तैयारी हर स्तर पर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से लेकर हर जगह पर जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया बीडी मिश्रा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। अनिल गुप्ता साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे, जिसमें आपकी बात को आप पूरा कीजिए। साथ ही मैं ये भी समझना चाहूंगा कि जो बीडी मिश्रा साहब ने बात कही, उनका कहने का मतलब है कि अगर वॉर ना भी हो रहा हो तब भी हमें तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता कब कौन किस तरह के वेपन का इस्तेमाल करते। मैं 3 चीजें जो है, एक तो आपके विशेषज्ञ का सवाल था, उसका जवाब दूंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा, और बीडी मिश्रा साहब ने जो कहा उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि केमिकल वेपन चीज क्या है। जब किसी केमिकल पदार्थ का मारने के लिए या इनकैपेसिटेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे केमिकल वेपन कहा जाता है, और इसको इस्तेमाल करने के तरीके को केमिकल वॉरफेयर कहा जाता है। तो ये केमिकल, जो जहरीली केमिकल्स होती हैं, उनको हवा के अंदर फैला के और बॉडी के अंदर डाला जाता है, और हम उसको एजेंट्स कहते हैं, जैसे नर्व एजेंट जो कि नर्वस सिस्टम को अटैक करती है, ब्लड एजेंट
जो कि ब्लड को अटैक करती है, ब्लिस्टरिंग एजेंट्स जो कि आपके शरीर के ऊपर ब्लिस्टर्स पैदा कर देती है, और चोकिंग एजेंट जिससे कि आपका दम घुटने लगता है। तो ये है केमिकल वेपन्स और किस तरह से उनको फेंका जाता है और किस तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब है उनका डिलीवरी मीन्स, जो कि सवाल आपके विशेषज्ञ ने किया था। डिलीवरी मीन्स डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, मैनुअल हो सकते हैं, हथियारों के जरिए हो सकते हैं। एक डिलीवरी मीन आपको बीडी मिश्रा साहब ने बताया, जबकि आपने लेटर्स के जरिए लेटर्स के अंदर जहरीला पदार्थ भेजा जाता है, उसको खोलने से, सूंघने से ही आपके जिस्म के ऊपर असर पड़ जाता था। दूसरा है जैसे दहशतगर्द मान लीजिए, दहशतगर्द के लिए सबसे आसान चीज क्या है? ग्रेनेड फेंकना। और मान लीजिए उस ग्रेनेड के अंदर केमिकल भरी हुई है, तो उस इलाके में केमिकल फैल जाएगी और वो आप जो भी वहां पे आसपास के लोग हैं उनके ऊपर असर करेगी। और जो मेन तरीके होते हैं, जो कि एक्चुअल वेपन्स जो कैनिस्टर्स के रूप में होते हैं, उनको फेंकने के लिए तोप खाने का इस्तेमाल किया जाता है, मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है, रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और किस तरह से कितनी दूर ले जाना है, उस तरह से हथियार को वो देखा जाता है। और ये उनका सवाल कि बॉर्डर के कितना नजदीक या कितना दूर फेंका जा सकता है, ये क्षमता है जिस जैसा भी उनके पास डिलीवरी मीन्स अवेलेबल हैं, वो उसको उतनी दूर तक उसको भेज सकते हैं। तो केमिकल वॉरफेयर का खतरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सीमा पर ही नहीं, देश के अंदर कहीं पर भी है, जहां तक कि उसके दुश्मन के हवाई जहाज पहुंच सकते हैं। जी ठीक है। तीसरी बात जो बीडी मिश्रा साहब ने कही वो बहुत दुरुस्त बात है। हमें तैयार तो रहना ही है, क्योंकि देखिए एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है। दोनों के पास क्योंकि दोनों ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के ऊपर साइन किया है कि हमारे, और उन्होंने रेटिफाई भी किया है, भारत भी इसका सिग्नेटरी है। लेकिन शक रहता है कि इन मुल्कों के पास केमिकल वेपन्स हैं, खासकर पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान एक रोग स्टेट बनता जा रहा है। पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले कहा कि 3 पावर सेंटर हैं, और 3 में से 2 पावर सेंटर ऐसे हैं जो कि दुनिया में तबाही फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए अनिल गुप्ता साहब, इसीलिए ना चिंता इसी बात की होती है कि पाकिस्तान में पावर सेंटर्स 3 हैं, 2 ऐसे हैं जो दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, और उन्हीं के पास अगर केमिकल वेपन है तो इससे ज्यादा और खतरनाक क्या बात हो सकती है। दिवाकर जी आप कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पास होना बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बीडी मिश्रा साहब ने कहा कि ये बहुत पहले से है, लेकिन बहुत पहले से तो ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करने लगे, अफगानिस्तान पर, किसी देश पर इसका इस्तेमाल करने लगे, तब इस पर चर्चा करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या आने वाले वक्त में हमें भी तैयार रहने की जरूरत है, क्या आने वाले वक्त में हमें भी सचेत रहना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर तो लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए स्वप्नेश में अनिल जी ने जो बहुत ही अहम बात कही कि जो केमिकल वेपन्स की मार जो है देश के किसी भी कोने तक हो सकती है, और एक जिहादी माइंडसेट का जनरल हो, वहां पर उसी के तरह वहां का प्रधानमंत्री बन गया हो, अगर हो भी ना तो उसे बना दिया गया हो, सारे रणनीतिकार उसी थिंक माइंडसेट के हों, प्लस वहां की खुफिया संस्था के जो ज्यादातर उसमें रिटायर्ड आर्मी के अधिकारी ही या आर्मी के अधिकारी ही वहां पर पोस्टेड होते हैं, और सबका उद्देश्य एकमात्र है भारत को के टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है, भारत को तहस नहस करना। अगर जहां पर ये उद्देश्य है, और रक्षा मंत्री, भारत के एक रक्षा मंत्री का, भारत के इतने बड़े तांत्रिक देश के रक्षा मंत्री का इतना बड़ा बयान, वास्तव में ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और हमें उस तैयारी की जरूरत थी। इसीलिए हमने सुदर्शन चैनल के माध्यम से इस सवाल को उठाया, और अनिल जी ने और बीडी मिश्रा जी ने बहुत अहम जानकारी दी। इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है, और हमारे लिए सुकून की बात यह है कि रक्षा मंत्री ने उन तैयारियों का जिक्र भी कर दिया है। तो साफ तौर से इस मुद्दे पर आज के लिए बस इतनी ही चर्चा। तो साफ तौर से इससे निकल कर ये सामने आया कि एक देश के रूप में हम पूरी तरह से तैयार हैं और डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर है वो भी आपको बता दें कि बगदादी ने हार मान ली है। बगदादी ने अपने लोगों से यह बात कही है कि अब आप यहां से चले जाइए। जो लोग उनके साथ जुड़े थे, जो वहां पर लड़ाके जो जुड़े थे, उनको सीधे तौर पर जो आतंकी हैं उनको कहा है या तो चले जाओ वापस, या तो अपने आप को बम से उड़ा लो। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि ये
हार उन्होंने मान ली है। दिवाकर जी, क्या इसे अब माना जाए कि ये आईएसआईएस का खात्मा है, या फिर इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि सद्दाम हुसैन के मौत के बाद जिस तरह से छोटे छोटे गुट बने और फिर एक बार एक बड़ा संगठन बन गया, क्या इस तरह से भी कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में? ये आज की सबसे दूसरी महत्वपूर्ण खबर स्वप्नेश, जिस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात कि इस तरह का वीडियो आना और उस पर एक इराकी टेलीविजन चैनल के माध्यम से ये बात कही गई है, अभी इसकी पुष्टि होने, और सबसे बड़ी बात कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। आईएसआई का बगदादी जो मरने और मारने के अलावा तीसरी बात ही नहीं करता था, वो ये क्यों कह रहा है कि अपने देश चले जाओ या बम से उड़ाओ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोसुल में पूरी तरह से आईएस के लड़ाके वो घिर चुके हैं। अमेरिका पूरी तरह से आक्रामक हुआ पड़ा है और अब आईएस अपने खात्मा समझता है, इसलिए अपना जो रेडिकल इस्लामिक विचारधारा है उसको उन देशों में भेजने के लिए ये तत्व तैयार है, ये नेटवर्क तैयार है, ताकि कहीं ना कहीं रेडिकल इस्लामिक विचारधारा और ये आतंकवाद की जड़ पूरी तरह से समाप्त न हो सके। इसलिए बगदादी के इस बात से हमें ये आश्वस्त नहीं हो जाना चाहिए कि बगदादी वास्तव में मरने के कगार पर है। बिल्कुल, बगदादी पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है, ये हमें सिर्फ उसके बयान से ही नहीं सोच लेना चाहिए, क्योंकि उससे हम बहुत बड़े भ्रम की स्थिति में चले जाएंगे और ये नहीं समझ पाएंगे कि कहीं दूसरा आतंकी गुट तो नहीं बन रहा, नाम बदलकर फिर नया गुट तो सामने नहीं आ रहा। एक रिपोर्ट देखिए इसी पर, बगदादी को लेकर किस तरह से बातें सामने आई, उसको लेकर एक रिपोर्ट। बात बात पर लोगों का सिर कलम करने, उन्हें सूली पर टांगने, गोली मारने और जिंदा जला देने वाले आतंकवादियों की अब जान पर खुद बनाई है। आईएसआईएस के आतंकवादियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही, डर उनकी आंखों के रास्ते के बाहर निकल रहा है। अपनी दहशत से दुनिया पर राज करने की चाह रखने वाला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी ने अपनी हार मान ली। उसने अपने विदाई भाषण में कहा कि अरब के बाहर से आए आईएसआईएस के लड़ाके अपने देश लौट जाए या खुद को बम से उड़ा ले। इतना ही नहीं, उसने अपना ऑफिस तक बंद करने का आदेश दे दिया है। इराकी टीवी नेटवर्क अल सुमारिया की माने तो खुद को खलीफा करने वाले बगदादी ने आईएसआईएस के मौलवियों के बीच विदाई भाषण के दौरान इस बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि बगदादी के सिर पर अब मौत नाच रही। मौत का खौफ पल पल बगदादी का पीछा कर रहा है। मौसुल में लाखों फौजियों से घिरकर बगदादी फिलहाल कांप रहा है। इराकी सेना ने पहले मौसुल के आसपास के गांवों को आईएसआईएस के आतंक से मुक्त कराया। अब मौसुल को बगदादी से मुक्त कराने के आखिरी मोड़ पर है। बगदादी के खिलाफ इराकी सेना के साथ कुर्द लड़ाके भी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अबू बकर अल बगदादी की मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अभी यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि पूरी तरह से आईएस का खात्मा हो गया है, लेकिन दिवाकर जी, क्या यह कहा जा सकता है कि 17 अक्टूबर को जो आईएस को खत्म करने का अभियान इराक ने शुरू किया था, यह इराक की बड़ी जीत है? क्या इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि इराक ने जो शुरू किया आईएस को खत्म करने को लेकर, वो उसमें कामयाब हुआ और बगदादी को आखिर हार माननी पड़ी? देखिए, इराक की पूरी सेना अमेरिका द्वारा जो है वो उसको सपोर्ट मिल रहा है और सहायक सेनाओं के द्वारा, प्लस वहाँ पर कुर्द जो हैं जो बुरी तरह से आईएस से परेशान थे, वो पूरी तरह से तैयार हैं। और जब मरने मारने की लड़ाई है तो प्रतिरोध बहुत तगड़ा हुआ है। ऐसे में मोसुल इलाके में जो उनका गढ़ मारा जाता था, उससे जहां वो स्प्रेड होते थे, जहां उनकी ताकत एक सेना के रूप में होती थी आईएस के लड़ाकों को, वहां पर उनको केंद्रित कर दिया गया है। अब उनको मारना है, उनके केंद्र को ध्वस्त करना है। इसके बहुत नजदीक मामला है। ऐसे में वो नेटवर्क जो रेडिकल इस्लामिक है, मैं बराबर इस बात को कह रहा हूं स्वप्नेश, उसको जिंदा रखने के लिए ऐसा एक प्रचार करवाया जा रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। क्योंकि बगदादी को इतनी बात बोलने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को उड़ा लेगा या तो ज्यादा बड़े आतंकी हमले करवाएगा, लेकिन निश्चित रूप से खतरा तो बहुत ज्यादा है और आईएस घिर चुका है। ऐसे में पूरे विश्व समुदाय को आईएस के खात्मे के लिए बहुत ही तेजी से कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा और आईएस जो है अब घिर तो चुका ही है। बहुत शुक्रिया दिवाकर जी हमसे बातचीत करने के लिए।
इतनी जानकारियां सामने रखने के लिए। तो दो मुद्दों पर हमने आपको बात कही और जो निकलकर सामने आया वो ये कि एक देश के रूप में हमें तैयार रहना ही चाहिए केमिकल वेपन से लड़ने के लिए, और बगदादी की बात पर इतनी जल्दी विश्वास करना भी भ्रम की स्थिति में हमें ले जा सकता है। जनमत किस तरह का रहा, अब आपको एक बार जाते जाते उससे पहले एक नजर डालते हैं कि आज का जनमत क्या है और क्या सवाल था जिस पर आपने अपनी राय रखी है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय तालिबान के रास्ते पर जा रहा है, यह सवाल हमने आपसे पूछा था और 94% लोगों ने कहा कि हां, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय तालिबान के रास्ते पर जा रहा है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 6% लोगों ने कहा कि नहीं में जिन्होंने जवाब दिया वो 6% हैं, और 94% जो जनमत है वो ये कहता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय तालिबान के रास्ते पर है, सुधरने की जरूरत है। और इसी के साथ फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाजत। जय हिंद।